कक्षा 12 वाले सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, कक्षा 12 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन अवतल गोलीय, सॉरी यहाँ पे अवतल वाला मैंने करा दिया है अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए। अब होगा आपका उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए, क्या उत्तल गोलीय पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, या कभी कभी आएगा उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र का व्यंजक। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत लाजवाब डेरिवेशन, इसको करेंगे। ये आपका इस टाइप का चित्र बनाना, चित्र में आपको यहां पर समझा दे रहा हूं, इससे पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। देखिए मैं बता रहा हूं आपको, ये हमारे पास में क्या है, एक इस तरीके से ये उत्तल गोलीय पृष्ठ है, ठीक है। इसके अंदर मान लीजिए इसके अंदर का माध्यम अलग है, जिसका जैसे मान लीजिए इसके अंदर सघन माध्यम है, इसके बाहर आपका विरल माध्यम है, ठीक है। इसका अपवर्तनांक n1 है, इसका अपवर्तनांक n2 है, ठीक है। और ये z और z डैश एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है। इसकी ये क्या है, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, ठीक है। मुख्य अक्ष पर क्या है, मुख्य अक्ष ये यहां पर ये ध्रुव है इसका P, ओके। चलिएगा, इस मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु क्या रखी हुई है, O रखी हुई है, बिंदु वस्तु O रखी हुई है। इससे चलने वाली प्रकाश किरण इस तरीके से जाएगी, यहां पर गई, यहां पर टकराई, टकराने के बाद इसके अंदर जैसे ही विरल माध्यम में जाएगी तो ये हल्का सा ऐसे हो जाएगी, इस तरीके से निकल जाएगी, ठीक है। क्योंकि विरल माध्यम से प्रकाश किरण जब सघन माध्यम में जाती है तो वो क्या होती है, अविलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। चलिए, तो अविलंब कहाँ है, यहां पर एक इसका वक्रता केंद्र होगा और उससे लंब ऐसे एक रेखा इस पॉइंट से और इस पॉइंट से होकर जो गुजरेगी, ये आपका अविलंब होगा, ठीक है। ये किरण थोड़ी सी अविलंब की ओर झुक गई, ठीक है। अब क्या होगा, इसका प्रतिबिंब आगे नहीं बनेगा, इसको थोड़ा सा यहां से पीछे करेंगे तो ये जहां पर भी ये टकराएगी किरण, वहां पर इसका एक प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। बन गया प्रतिबिंब, बात समझ में आई? वही चित्र यहां पर ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये बिंदु वस्तु और इस आपतित किरण के बीच में अल्फा कोण बन रहा है, यहां पर आपका बीटा कोण बन रहा है और ये आपका गामा कोण बन रहा है, ठीक है, ओके। अब ध्यान से समझिए, हमने क्या बताई, आपतित किरण और अविलंब, यानी कि आपतित किरण ये है, अविलंब आपका ये है। इसके बीच में जो कोण बढ़ेगा, इसके बीच में जो कोण बनेगा वो आपतन कोण होगा, जिसको हम आई बोलेंगे, ठीक है। और ये किरण क्या होगी, अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण हो गई है। इसको थोड़ा सा पीछे किया तो इस अपवर्तित किरण और इसके बीच अविलंब के बीच जो कोण बना उसको अपवर्तन कोण कहेंगे। ये हो गया R, ये अपवर्तन कोण हो गया, ये हो गया आपका R, ओके। जो कि चित्र में यहां पर ये I और ये R दिखाई दे रहा है, ओके। तो ये पूरा दिखाई दे गया। यहां पर ये वाला जो पॉइंट है मैंने M बना दिया और यहां से एक हमने लंब डाल दिया जो कि यहां पर आया, इसको M डैश कहेंगे। और ये समझ लीजिए ये ध्रुव P, ये P व M डैश दोनों एक ही जगह पर हैं। ये थोड़ा सा अंतर रहता है तो ज्यादा अंतर इसको कंसीडर करेंगे नहीं। P और M डैश दोनों, ये मान के चलो P और M डैश दोनों एक ही जगह पर हैं, क्योंकि ये दूरी बहुत नेग्लिजिबल होती है, बिल्कुल सूक्ष्म दृष्टि से देखोगे तब जाके दिखेगी, ऐसे करके, ठीक है। चलिए आगे बात समझ में। तो ये चित्र मैंने आपको यहां पर बना दिया है। अब चित्र से आपको क्या दिखाई दे रहा है, चित्र से हमको दिखाई दे रहा है आपतन कोण। आपतन कोण कौन सा होता है भाई, आपतन कोण होता है आपतित किरण और अविलंब के बीच बना कोण। तो देखिए आपतित किरण कौन सी है, ये OM और ये अविलंब है OMN। तो ये आपका क्या हो गया, आपतन कोण हो गया, क्लियर है। और अपवर्तन कोण क्या होगा कि अपवर्तन के बाद, हालांकि अपवर्तन के बाद किरण आगे निकल गई, आगे हमको एंगल नहीं मिलेगा तो हमने क्या किया, इसको पीछे किया, इस वाली लाइन को थोड़ा पीछे किया, ऐसे लाइक दिस। इस किरण को हमने पीछे ऐसे ऐसे डॉट 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 करके किया, तो इसके बीच में ये वाला कोण बना, तो यानी कि IMN, तो ये अपवर्तन कोण हो गया R, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब चित्र से हमको एक चीज और पता चल रही है, चित्र से हमको क्या पता चल रहा है, क्योंकि सारी दूरियां हम ध्रुव से मापते हैं। कहां से मापते हैं, ध्रुव से।
सभी दूरियों को हम ध्रुव से मापते हैं और ध्रुव से, ये ध्रुव P है, ध्रुव से इधर की साइड में दूरियां होंगी पॉजिटिव, इधर की साइड में पीछे होगी नेगेटिव। ध्रुव से ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, इस तरीके से रहता है। तो ध्रुव यहां पर है, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो यहां से इधर की साइड में दूरी होंगी पॉजिटिव, तो P से C, PC बराबर हो जाएगा प्लस का R। प्लस का R क्यों, क्योंकि सारी दूरियां इधर की पॉजिटिव। P से M, P से M की ये दूरी ये वाली, ये हमने क्या मान ली, H मान ली, H। तो इसको हम क्या बोलेंगे, P M या M डैश M, या ये M डैश बराबर, ये हमने क्या मान ली, H मान ली। क्यों, क्योंकि M से M डैश या P से M डैश ये दोनों बिंदु एक ही जगह पर हैं, तो इसलिए PM और M डैश ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होंगी, जो कि हमने क्या मान लिया, H मान ली। ओके, दूसरी चीज, P से ध्रुव से यहां तक की दूरी O तक की, P से O ये वस्तु है, वस्तु तक की दूरी को हम U मानते हैं, लेकिन क्योंकि विपरीत दिशा में माप रहे हैं इसलिए PO बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का U। माइनस का U क्यों, क्योंकि ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को हम U से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन क्योंकि ध्रुव से इधर लेफ्ट साइड में दूरी माप रहे हैं तो इसलिए माइनस। ये इमेज I क्या है, इमेज, O क्या था, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, I क्या है, इमेज। ध्रुव से इमेज तक की दूरी यानी कि प्रतिबिंब तक की दूरी को हम V से कंसीडर करते हैं, तो यहां से PI बराबर हो जाएगा माइनस का V, माइनस का V। क्लियर, यहां तक माइनस का V क्यों हो गया, क्योंकि P से ये, ठीक है, यहां तक चित्र आपको सब कुछ समझ में आ गया। बस यही चीज है, सारा फंडा यहीं पर है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा, यहां से देखिएगा, यहां से हम करेंगे त्रिभुज में दो चीज, हम दो कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं बहिष्कोण का, ठीक है। बहिष्कोण क्या होता है, त्रिभुज के बाहर का कोण अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है। कंडीशन यह है कि जिस बाहर के कोण को निकालेंगे उससे अगले वाले दो, जैसे कि देखिएगा कोई भी त्रिभुज है, लाइक इस तरीके से, बात को ऐसे समझ लो, इसको आगे ले गया, इसको मैं इधर ले गया, इसको मैं इधर ले गया। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, बात समझिएगा। अब मेरे को जैसे कि ये वाला कोण है x, ये वाला कोण है y और ये वाला कोण है z। ध्यान से समझ लीजिएगा मैं क्या कहने वाला हूं, ठीक है। अब मेरे को ये वाला कोण निकालना है, ये वाला कोण निकालना है, ये तो ये मैंने मान लिया P, ठीक है। अब ये P वाला जो कोण है ये वाला, तो त्रिभुज के ये बाहर वाला, बहिष्कोण का मतलब त्रिभुज का बाहर वाला कोण, ठीक है। तो ये त्रिभुज के बाहर वाला कोण त्रिभुज के अंदर वाले दो कोणों के योग के बराबर होगा। लेकिन कौन से दो, दूर के दो, दूर के दो, दूर के कौन से, कि इसके दो, इसको छोड़ दो, यानी इसके पास ये है, इसको छोड़ दो, तो त्रिभुज के अंदर कौन से दो कोण बचे, दूर के, ये दोनों। तो यानी कि ये x प्लस वाई के बराबर होगा, x प्लस वाई के बराबर होगा। ये बहिष्कोण का कंसेप्ट है। दूसरा समझ लो, यदि मैं ये वाला कोण निकालना चाह रहा हूं, ये वाला मैंने क्या मान लिया, मान लीजिए मैं Q मान ले रहा हूं इस कोण को, तो ये वाला त्रिभुज के बाहर का कोण त्रिभुज के अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है। कौन से दो कोण, दूर के। तो देखिएगा इसके पास तो ये है, इसको छोड़ दो, त्रिभुज के अंदर दो कोण कौन से बच रहे हैं, ये वाले दो, ठीक है, अंदर बच रहे हैं, दो हैं और दूर के हैं, तो ये वाले, तो y प्लस जेड। आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूं बहिष्कोण का मतलब क्या है। तो आप लोग मुझको कमेंट करके बताइए कि भैया ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला मैं मान ले रहा हूं PQR मान ले रहा हूं, तो R बराबर क्या होगा। वीडियो को 1 मिनट रोक लो और कमेंट करके बता दो जल्दी से, फटाक से। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम, ठीक है। चलिएगा, यहां पे हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब यही कॉन्सेप्ट हम यहां पे लगाने वाले हैं बहिष्कोण। कौन से में, त्रिभुज। देखिए त्रिभुज में लगाऊंगा OMC में, ठीक है, त्रिभुज OMC से। अब इसमें भी एक बहिष्कोण निकालेंगे, बहिष्कोण। अब कौन सा बहिष्कोण निकाल रहा हूं मैं, त्रिभुज देखिएगा मैंने क्या कही है, OMC। देखिए यहां पे देखिए OMC, ठीक है। अब देखिए मैं बाकी सारी चीज को मिटा दे रहा हूं, देखिए इसको आप कंसीडर भूल जाओ, ठीक है, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इस पूरी चीज को भूल जाओ, ठीक है, ये पूरी चीज को भूल जाओ, ठीक है, ये पूरा भूल जाओ। अब इसको आप देखिएगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इस वाली काली वाली लाइन को भी भूल जाओ आप,
काली वाली लाइन को, यानी कि इस वाले कोण को भूल जाओ, इस काली वाली लाइन को भी भूल जाओ। तो अब आपको एक चीज दिखाई दे रही है क्या, आपको इस तरीके का एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है OMC, ये वाला, ऐसे समझ लो O और यहां पर पॉइंट था M, ये रहा M और ये हो गया C। तो त्रिभुज के देखिए ये वाला जो कोण है, त्रिभुज के बाहर वाला कोण हो गया ये बाहर वाला, ठीक है। एक त्रिभुज के अंदर ये वाला कोण बैठेगा, तो त्रिभुज के बाहर वाला कोण यानी कि ये वाला कोण जो कि क्या है I, ये वाला कोण बाहर का कोण त्रिभुज के अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होगा। तो त्रिभुज के अंदर ये और ये, तो इसका मतलब ये है बहिष्कोण I, बहिष्कोण I बराबर अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा, समीकरण 1, बात खत्म। इतनी सी बात समझ में आई, बात नहीं आई, समझ में आ गई, ठीक है। यानी कि त्रिभुज के बाहर वाला कोण अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होगा, ठीक है। चलिए ये चीज समझ में आ गई। अब ऐसे ही अब की बार ले रहा हूं IMC में, यानी कि अब के इस लाइन को भूल जाओ, इस लाइन को भूल जाओ, यहां पर एक इमेज वाली लाइन इस तरीके से आ रही थी I, इसको भूल जाओ, और ये C तो यही है, और यहां पर जो कोण बन रहा था वो R बन रहा था, I और M के बीच में जो कोण बन रहा है IMN के बीच में R, और ये C गया, ये गामा हैगा, ये बीटा हो गया, और यहां पर हम R। तो यहां पर बहिष्कोण त्रिभुज IMC से लगाएंगे, तो इसमें भी बहिष्कोण का कंसेप्ट लगाएंगे। बहिष्कोण R बराबर, बहिष्कोण R बाहर वाला कोण त्रिभुज के अंदर के, यानी कि ये बीटा और ये गामा, तो बीटा प्लस गामा के योग के बराबर होगा, ये समीकरण 2 समझ में आ गई। अब हमको I और R पता चल जाते हैं, तो इससे पहले वाला डेरिवेशन आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो अब लगाएंगे हम स्नेल के नियम से। क्या, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम बबुआ क्या कहता है, स्नेल का नियम कहता है साइन I अपॉन साइन R, यानी कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियत रहता है, जिसको हम अपवर्तनांक कहते हैं। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये स्नेल के नियम से हो गया। I का मान रखेंगे साइन I का मान अल्फा प्लस गामा अपॉन साइन R का मान रखेंगे बीटा प्लस गामा बराबर n, ठीक है। अब ये क्योंकि ये जो है उत्तल पृष्ठ या उत्तल गोलीय पृष्ठ बहुत पतला है, इसलिए ये जो एंगल है बहुत छोटे होंगे, तो हम इसको टेक्नोमेट्री टर्म को छोड़ देते हैं। तो यहां पे लिखेंगे चूंकि उत्तल गोलीय पृष्ठ बहुत पतला है, इसलिए साइन को छोड़ने पर, साइन को छोड़ देंगे हम, जो भी चीज नेग्लिजिबल मान के छोड़ दी जाती है, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस गामा और बीटा प्लस गामा बराबर n। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा बराबर n इंटू बीटा प्लस गामा। n की अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्फा प्लस गामा बराबर n बीटा प्लस n गामा, ये हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखिएगा हम यहाँ पर कुछ और कर सकते हैं, और कुछ कर सकते हैं, और कुछ कर सकते हैं। हाँ, गामा को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, इस वाली चीज को आप इधर ले आओ, या फिर आप ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ऑल राइट। यहाँ से कुछ हो सकता है क्या, हाँ ऐसा करो, इस गामा को इधर ले जाओ, इस चीज को इधर ले आओ, ठीक है। तो हम इसमें कुछ और कर सकते हैं, n बीटा n, बस इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। इसको समीकरण 3 मान लो, बाकी बाद में कर लेंगे, ठीक है, बाकी बाद में सॉल्व कर लेंगे। हालांकि हमको यहीं पर रहने देना चाहिए था ये, चलो यहीं पर रख, क्योंकि 1 क्या आता है उसमें, 1n की जगह पे, चलो ऐसा करो, इसको अंदर ले आओ, इसको इधर ले आओ, इसको छोड़ो, इसको यहां से गामा को उधर ले लेंगे हम, इसको इधर ले आएंगे, तो बीटा माइनस n अल्फा माइनस ये n बीटा को मैं इधर ले आया तो कितना हो जाएगा, माइनस n बीटा, और ये n गामा, फिर माइनस ये गामा को इधर पहुंचा देंगे, तो अल्फा माइनस n बीटा बराबर
यहां से हम गामा कॉमन ले लेंगे तो n-1 इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण 3 मान लो, इसको समीकरण 3 मान लिया। ओके, चलिए यहां से आगे। अब हमारे पास अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा गामा, इनकी वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम निकाल लेंगे। देखिएगा कौन सी त्रिभुज लेंगे हम, देखिएगा एम डैश सी, फिर एम डैश ओ, एम डैश आई, ये वाली त्रिभुज लेंगे, इनसे निकल जाएगा। देखिएगा तो त्रिभुज एम डैश सी से, एम डैश सी से। ठीक है, चलिए, या फिर पहले हम अल्फा का निकालना चाह रहे हैं तो एम डैश ओ ले लो, एम डैश ओ से, आपकी मर्जी है, जो चाहो वो कर लो, एम डैश ओ। अब ध्यान से समझिएगा चीजों को। अब हमारे पास टेन अल्फा, टेन, देखिए नॉर्मली टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो टेन थीटा, देखिए यहां पर इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये यहां पर ये वाला कोण अल्फा है, यहां पर एम डैश है, यहां पर एम है। ठीक है, और ये आपका ओ है, इस तरीके से। तो यहां पर थीटा क्या है, अल्फा, लंब क्या है, एम डैश है, आधार क्या है, एम डैश ओ है। ठीक है, चलिए अब आपको मैंने बता रखी है कि पी से ओ तक की दूरी हमारी माइनस का यू है, लेकिन एम डैश ओ की वैल्यू नहीं पता। लेकिन मैंने आपको एक ये भी बात बता रखी है कि भैया ये वाला जो एम डैश और ओ, सॉरी एम डैश और पी, ये अलग अलग नहीं बल्कि एक ही बिंदु माने जाएंगे। तो एम डैश से ओ तक की दूरी जो निकाली जाएगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये देखिएगा कि यह एम डैश ओ बराबर क्या हो जाएगा, पी ओ। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि ये पी और एम डैश अलग अलग नहीं बल्कि ये नेग्लिजिबल मान के एक ही जगह पर हैं, बहुत पास में। तो टेन अल्फा बराबर एम डैश की वैल्यू एच, एम डैश की वैल्यू एच, और पी से ओ यानी कि एम डैश ओ की वैल्यू कितनी, माइनस का यू। ठीक है, चलिएगा, चूंकि ये जो उत्तल गोलीय पृष्ठ है बहुत पतला है, चूंकि उत्तल गोलीय पृष्ठ बहुत पतला है, इसलिए टेन को छोड़ने पर, टेन को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। जब टेन को छोड़ देंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी निकलेगी, माइनस का एच अपॉन यू, ये आ जाएगा। क्योंकि माइनस को मैंने ऊपर लगा दिया तो माइनस का एच अपॉन यू। इसी तरीके से अब लेंगे हम त्रिभुज आई एम डैश से। ठीक है, चलिए आई ये वाला तो ये लेंगे तो टेन बीटा बराबर, ठीक है, वही रहेगा लंब, यानी कि एम डैश बट्टे एम डैश आई, एम डैश बट्टे एम डैश आई, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक कर लीजिए, यहां के बाद में आपको बता रहा हूं। यहां से आगे देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से मैं हट जा रहा हूं, ठीक है, जल्दी से कर लीजिएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। बस अब तो हो चुका, थोड़ा सा बचा हुआ है। ठीक है, बस ये देखिएगा, तो यहां से हो जाएगा टेन बीटा बराबर ये एच, एम डैश की वैल्यू एच और एम डैश ओ की वैल्यू, एम डैश आई की वैल्यू या पी आई की वैल्यू माइनस का वी, तो माइनस का वी आ जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे एम डैश आई बराबर पी आई, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, टेन को छोड़ देंगे। टेन को क्यों छोड़ रहे हैं, सीधे सीधे कारण आपको पता है, टेन को छोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, बीटा बराबर माइनस का एच अपॉन वी, ये आ जाएगा। इसी तरीके से त्रिभुज अब लेंगे, त्रिभुज एम डैश सी से, एम डैश सी से, आपकी इच्छा है चाहे सी एम डैश कह दो, जैसा आपका मन करे। टेन गामा बराबर वही एम डैश बट्टे एम डैश सी। ठीक है, तो टेन गामा बराबर इसकी वैल्यू एच और इसकी वैल्यू आर। इसकी अब देखिए ध्यान से, ये प्लस का आर, ठीक है, प्लस का आर आएगा ना कि माइनस का। ठीक है, और टेन को छोड़ने पर तो गामा बराबर एच अपॉन आर। ठीक है, ये चीज आपको पता ही है कि एम डैश सी
एम डैश सी की वैल्यू और पी और सी की वैल्यू यहां पे लिख देना आप साइड में कि भैया एम डैश सी बराबर पी सी, ये हो जाएगा आपसे बराबर। ठीक है, अब अल्फा कॉमा बीटा व गामा के मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कहाँ है, ये रही, इस समीकरण 3 में हम रखेंगे तो अल्फा का मान, अल्फा की जगह पर कितना आया था, माइनस का एच अपॉन यू, फिर माइनस एन, बीटा का मान कितना आया, बीटा का मान माइनस का एच अपॉन वी, ओके, बराबर गामा का मान कितना आया, एच अपॉन आर, और ये है आपका n-1, इस तरीके से आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाली लाइन को सॉल्व करेंगे हम, तो देखिए इसको मिटा दे रहा हूं मैं, तो ये देखिएगा ये है माइनस का h अपॉन यू, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एन एच अपॉन वी बराबर h अपॉन आर और n-1, ये है। ठीक है, अब देखिएगा पहली चीज तो हम यहां से हम क्या करें, देखिए h को कॉमन ले रहे हैं, क्या कर ले रहे हैं, h को कॉमन ले रहे हैं, तो h को कॉमन ले लेंगे यहां से, तो क्या हो जाएगा, h हमने यदि कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन यू प्लस n अपॉन वी, इतना बचेगा बराबर, ये है h अपॉन आर और n-1 ये बचेगा। ठीक है, अब आपका इस h से ये वाला h कट जाएगा और इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस का 1 अपॉन यू प्लस n बट्टे वी बराबर ये n-1 अपॉन आर बचा, इसको आगे पीछे प्लस वाले को आगे लिख देंगे n अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर n-1 अपॉन आर। यही आपका सूत्र होता है, यही हमारा सूत्र होता है। जल्दी से इसको कर लेंगे, डेरिवेशन बहुत ही शानदार खतरनाक था, इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक सेकंड, अब मैं आगे कौन सा डेरिवेशन कराऊंगा आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, ये हो गया। अब परस्पर संपर्क में रखे फोकस दूरी वाला हम डेरिवेशन कराने वाले हैं, इसको कर लीजिएगा। यही आपका डेरिवेशन है, यही बिल्कुल सबसे साधारण और सिंपल शब्दों में मैंने आपको करा दिया। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।